हम लोग आज बात करेंगे नए टॉपिक को, जो है इंटेलिजेंस को लेकर, बुद्धि को लेकर के। और इस पे जितने सारे बुद्धि को समझने और समझाने के सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे हर एक मनोवैज्ञानिक का, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है, बाल विकास का ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाल विकास में बच्चों के विकास को लेकर काम किया जाता है। ये जो टॉपिक होगा हर व्यक्ति के लिए है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे हर व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है कैसे काम करता है, उनकी बुद्धि कैसे काम करती है, उस पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे इंटेलिजेंस और उनका प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे इसको लेकर के कि वाकई में आप लोग क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं मानव की बुद्धि को लेकर के। अभी जो हम लगातार चीज़ों पे बात करते आ रहे थे कि विचार आते हैं, सोच आती है, तर्क आता है, विश्लेषण आता है, समझ विकसित होता है, नॉलेज होता है। सभी चीज़ें को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो उत्तरदायी चीज वो क्या है? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का होना और बुद्धि आना दोनों अलग अलग चीजें। मस्तिष्क को हम लोग मान सकते हैं कि हमारे शरीर में एक प्रकार का हार्डवेयर लगा हुआ है जो 1350 ग्राम तक है। लेकिन बुद्धि का मतलब होगा कि आप किसी चीज को किस तरीके से और कितना अच्छे से समझते हो, जानते हो। आपकी सोचने की क्षमता, आपको किसी दूसरे को समझाने की क्षमता, लॉजिक करने की क्षमता, बात करने की क्षमता, किसी पेंटिंग करने की क्षमता, कोई कारीगरी करने की क्षमता, सभी चीजें सब कहाँ से आती है? आपकी इंटेलिजेंस से आती है। आपका जो एरिया है, किस क्षेत्र में आप विशेषज्ञता रखते हैं, स्पेशल काम करते हैं, तो वो करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका बुद्धि। जितना आप तीक्ष्ण काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, ये माना जाता है कि आपकी बुद्धि उतने अच्छे से काम कर रही है। तो मस्तिष्क का होना और बुद्धि आना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बुद्धि है क्या? इंटेलिजेंस है क्या? इसको देखिए, बुद्धि जो है मानव के मेंटल पावर और जो कॉग्निटिव क्वालिफिकेशन है उसका एक संयोग और योग है। ये कैसे योग है? मानसिक शक्ति आपके मस्तिष्क में है, किसी चीज को सोचने की, तर्क करने की क्षमता आपके लिए मेंटल पावर हो गया। सोच सकते हो, आपके अंदर शक्ति है तो मेंटल पावर हो गया। और आपके ज्ञान लेने की योग्यता, ये दोनों चीजों को मिल करके आपके बुद्धि का निर्माण करता है। थोड़ा सा लॉजिकली ये आज का टॉपिक है। इस कोई भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, कई बार कुछ काम करते रहते हैं, कोई आदमी काम कर रहा है और उसके बाद उस काम को उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना, तो बोला जाता है ना आपके पास बुद्धि है कि नहीं है। कैसे उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो बोला जाएगा। अब आप चेयर में खड़े होके पढ़ेंगे आप, है ना, और दोनों हाथ कैसे करके पढ़ना है, तो कोई भी आपको बोलेगा कि कैसे, आपके पास है कि नहीं कुछ, बोला जाएगा ना। तो ये क्या है कि बुद्धि का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को क्या करते हो? चिंतन करते हो, परिस्थिति के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हो, समय के हिसाब से आप काम करते हो, उम्र के हिसाब से आपके अंदर बहुत सारी मानसिक क्षमताएं विकसित है। सभी चीजें मिल करके आपके इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। और इंटेलिजेंस भी उम्र के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, हर व्यक्ति का जो है बुद्धि जो है अलग अलग तरीके से काम करता है। और ये इस काम करने का जो रीजन है वो हो सकता है जेनेटिक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का जो बुद्धि तेजी से काम करता हो, और दूसरा वो जितना ज्यादा किसी चीज को सुलझा हुआ है उतनी ज्यादा उनकी बुद्धि विकसित हो सकती है। एक सवाल मैंने दिया, एक सवाल को आप लोगों ने समझा और समझने के बाद फिर से मैंने उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल दिया, तो 20 बच्चों में एक बच्चे ने उसको 1 मिनट में सॉल्व कर दिया और बाकी बच्चों ने उसके लिए 5 मिनट लगा लिया। तो ये माना जा सकता है कि जिस समय मैंने उस चीज को समझाया उस समय उनकी बुद्धि तेजी से काम कर रही थी, बाकी समय या दूसरे बच्चों का जो बुद्धि है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। उसको ग्रहण करने के लिए, किसी चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अभी मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, आपकी बुद्धि उसको क्या कर रही है? ले रही है। जानकारी को लेने के बाद उसको आप समझ रहे हो। अभी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में आएगा कि कैसे हमारा जो इंटेलिजेंस है वो काम करता है। दिमाग काम करता है नहीं, इंटेलिजेंस काम करता है। मस्तिष्क के बारे में है,
मस्तिष्क के अंदर आपकी मेंटल प्रोसेस वो कितने तेजी से काम करती है, वही बुद्धि है। और आपकी बुद्धि में जितना ज्यादा पावर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे उतनी अच्छी बुद्धि लब्धि होगी, है ना। IQ, इंटेलिजेंस क्वालिटी। तो आगे इंटेलिजेंस क्या है कि आप किसी भी परिस्थिति में कोई प्रॉब्लम कितना अच्छे से सॉल्व करते हो, आपके दिमाग में किसी चीज के लिए अपने से अमूर्त चिंतन कैसे तेजी से आ सकता है, और परिस्थिति के हिसाब से आप चीजों को कितने अच्छे से एडजस्ट कर लेते हो। अगर ऐसा कर पाते हो तो आपका ये इंटेलिजेंस अच्छे से काम कर रहा होता है। चलिए अब हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में बात करें तो किसी व्यक्ति के अंदर दिमाग होता है ये अलग बात है, अभी बताया, लेकिन कोई व्यक्ति का जो बुद्धि है, ये बुद्धि नाम की भी लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है। इस संदर्भ में फ्रांसिस गाल्टन ने क्या कहा कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक बुद्धि होता है, और उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किया। तो कहाँ से है, सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में कहा सबसे पहले कोई ऐसे इंटेलिजेंस नाम का, क्योंकि ये ब्रिटेन के थे तो बुद्धि ना बोल के इंटेलिजेंस बोला गया था, है ना, इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोला गया था, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो बुद्धि। तो उस शब्द का क्या किया, प्रमाणित प्रयोग किया, और हर मानव के उनके पर्सनल व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हिसाब से उनकी इंटेलिजेंस को समझने के लिए उन्होंने या मापने के लिए एक काम शुरू किया। अब मापने के लिए काम अभी हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे व्यक्ति का दिमाग को मापा जाता है। तो बुद्धि शब्द का जो प्रमाणिक प्रयोग किसने किया है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। आखिर इंटेलिजेंस कैसे बना, इंटेलिजेंस इसको लेकर के है, ये आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे कि बुद्धि शब्द की उत्पत्ति बुद्धि से ना होकर के किससे हुआ है, इसका मूल शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द हो गया इंटेलिजेंस, लेकिन इंटेलिजेंस का भी लैटिन शब्द है इंटेलीगेर। इंटेलीगेर इसका मतलब होता है आपके अंदर किसी भी चीज को सुनते हैं तो उसके सत्य की गहराई को समझते हैं, या फिर कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके अंदर वो सुपर पावर है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, या कोई चीजों को आप समझते हैं, सुनते समझते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करता है। ये कोई ऐसा सब जानकारी है, कोई ज्ञान है, कोई जानकारी बाहरी स्रोतों से कहाँ आता है, आपके मस्तिष्क में अर्थात बुद्धि में। बुद्धि इसको क्या करता है, अपने, जैसे पियाजे ने कहा है कि अपने विवेक के अनुसार इस पर क्या करता है, वो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है विचारों को। उसके बाद ये जो जानकारी आई है उससे रिलेटेड वो क्या करता है, प्रत्युत्तर या रिप्लाई। कोई इंफॉर्मेशन है उसको आपका मस्तिष्क या इंटेलिजेंस वर्क किया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस हिसाब से रिप्लाई करते हैं। अब जब बात कैसे की जाएगी, किस शब्द से आया हुआ है, तो लैटिन शब्द है, वहां से ये बुद्धि शब्द आया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस की परिभाषा दी है, या इंटेलिजेंस के अलग अलग पक्षों पर उन्होंने अपनी सहमति दी है कि कैसे हमारा जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, दो मनोवैज्ञानिक हैं, विलियम स्टर्न और क्रूज। ये दोनों कहते हैं इंटेलिजेंस के बारे में कि आप मानव का जो लाइफ है वो क्या हो रहा है, हमेशा परिवर्तनशील होता है। आप लोग देखेंगे आपका जीवन क्या है, अभी स्थायी नहीं हो गया है, हो गया है कि स्थायी नहीं है, अस्थायी है या परिवर्तनशील है। और जब जीवन परिवर्तनशील है तो जैसे जैसे आप नए नए परिस्थितियों में पहुंचते जाते हैं उस हिसाब से आप उस पर निर्णय लेते जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आपको अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन में आपको फंस गए हो,
और उस पर आपको डिसीजन लेना है, तो उस समय आपका बोला जाता है ना, उस समय मेरा आईक्यू काम किया, शब्द आता है। तो आईक्यू का मतलब ये है कि आप समय के साथ अपने जीवन में बहुत सारे चीजें फेस करते हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता है कि मुझे आगे फेस करना होगा, और कुछ चीजें आकस्मिक होती है, जैसे छिपकली आपके सिर पे गिर जाएगा, अभी है ऊपर, देखना नहीं, देखोगे तो चेहरे में गिरेगा। आप उससे बचने के लिए क्या करोगे? देख, क्या करोगे आप? अकस्मात कोई चीजें घटना घटित होती है तो उस समय आपका बुद्धि काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर वही है, छोटी घटना है या बड़े चीजों पर देखें, जैसे जैसे हम अपने जीवन पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और चुनौती और परिस्थितियां हमारे जीवन में आती जाती है, और ऐसे सिचुएशन में आप उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको ढालते जा रहे हैं। और ये कौन कहता है? विलियम स्टर्न और क्रूज। ये हो क्यों रहा है? विलियम स्टर्न कहते हैं, हम परिस्थितियों के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से हर घटना को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये जब 8 साल का था तो एक बार पेड़ में चढ़ गया था, वो उनकी मम्मी बताई है, और चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर चढ़ गया, लेकिन उतर नहीं पाया। तो क्या किया होगा? चुनौती थी, नई परिस्थितियां थी, उन्होंने अपने आईक्यू का प्रयोग किया और वहां से उतरा धीरे धीरे। आप अपने निर्णय पे क्यों पहुंच जाते हो? क्यों कूदेगा? वो धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ा था वैसे वैसे अपने आईक्यू का प्रयोग किया, और वैसे वैसे वो जैसे गया था वैसे वैसे वो वापस उतर गया। समझ में आ रहा है? ये कौन कहता है? स्टर्न। हर चुनौती और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने आईक्यू को क्या कर लेता है? एडॉप्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है। यही कारण है अनुकूलन का सिद्धांत, या फिर हम लोग बोलेंगे समायोजन की योग्यता, हर इंसान की मस्तिष्क में, बुद्धि में होती है। आप रोज वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, और हर दिन आप जहां से आते जाते होंगे, हर दिन वही परिस्थितियां नहीं होती। किसी दिन ट्रैफिक खाली है, किसी दिन भीड़ है, किसी दिन और कोई परिस्थितियां हैं। तो उस हिसाब से आप क्या कर लेते हो? अपने बुद्धि का प्रयोग कर। आपका एक कोई स्पेशल रूटीन नहीं है ना कि मैं इसी रास्ते से या उसी ट्रैक पे ही, रेल रेल थोड़ी है, उसी ट्रैक पे ही रोज जाओगे। वाहन चला रहे हो तो कभी इधर से जाना पड़ सकता है, कभी ऐसे आगे पीछे। तो नई परिस्थितियों के साथ आप क्या करते हो? अपने बुद्धि का प्रयोग करते हो और समायोजन करके चले जाते हो। ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, समायोजन, कोई भी व्यक्ति का बुद्धि समायोजित कैसे करता है, इसके लिए कौन कहा है? नाम याद रखेंगे, क्योंकि आपका डेफिनेशन कौन किसने क्या कहा है ये बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि बकिंघम और डियरबॉर्न कहते हैं, ये अपने डेफिनेशन में बुद्धि को, इंटेलिजेंस को समझाते हैं, अधिगम गति और अनुभव का संचय। इनका जो कॉन्सेप्ट कैसा है? अधिगम गति एवं अनुभव का संचय। आप जल्दी आइए थोड़ा। जो मूल कॉन्सेप्ट होता है शुरुआत के 5 मिनट, है ना। पक्का पता है, ड्यूटी से आने के बाद सो जाते हो। हाँ, ऑनलाइन काम। एक्सपीरियंस या सीखने की योग्यता या एबिलिटी को कैसे समझें? जैसे बकिंघम ने अपने बहुत सारे प्रयोगों में कहा कि आपका बुद्धि कैसे काम करेगा। तो अभी हमने क्या कहा इससे पहले? समय या परिस्थिति के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है ना। यहाँ इंटेलिजेंस आती है। बकिंघम और डियरबॉर्न कहते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, उम्र बढ़ती जाती है, और हम नई नई चीजें सीखते जाते हैं, और सीखने के दौरान हम और नई चीज सीखने के लिए जब हम अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो पुराने एक्सपीरियंस को भी हम लोग शामिल करते हैं, और पुराने अनुभव को ही हम अपने बुद्धि में शामिल करके आगे बढ़ते हैं। और उसमें हम जब पुराने चीजें कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे अतीत के अनुभव में कुछ क्या हो सकती है? बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। अब अगली बार जब आप वो काम करेंगे तो उस गलतियों से आप क्या करते हैं? सीखते हैं, और गलतियों से सीखते हैं तो आपके अंदर का जो नॉलेज है वो उससे बेहतर होगा फिर, है ना। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि एग्जाम में टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, गलती होगी कोई बात नहीं है, आप गलती से क्या करते हैं? सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बार बार कहा जाता है ना, सीखने के दौरान गलती करेंगे तो क्या होगा? कोई परेशानी नहीं, सीखता जाएगा। तो
जितनी अतीत के अनुभवों और गलतियों से जितनी परिशुद्धता के साथ ज्ञान अर्जित करता है, वो उसकी जन्मजात बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करता है। ये भी बात आपको समझनी होगी कि आपकी जो पुराने चीजों को सीखने और समझने के लिए आपको आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो बुद्धि है, वो जन्मजात, अब जन्मजात का मतलब है जन्म से ही आपकी बुद्धि विकसित हो रही है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना गलती कर रहे हो और कितना उस पर समझ या सीख पा रहे हो। ये कौन कहता है? बकिंघम। बहुत सारे हैं। और एक आता है, किस व्यक्ति ने अमूर्त समप्रत्यय और तार्किक विचार दिया है बुद्धि को लेकर के, और इन्होंने जो बात कही है उसको देखेंगे। टर्मन। किसके शब्दों में? इसकी बातें थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। टर्मन ने क्योंकि आईक्यू पर भी बात किया है ना, और आईक्यू पर बात किया है तो इन्होंने अपना एक डेफिनेशन इस मामले में दिया है। इंटेलिजेंस क्या है उसको समझाया है। कोई भी इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या होता है, हम जो विचार करते हैं, सोचते हैं, उस सोच में दो तरीके से सोच होता है। एक तो मूर्त चिंतन होता है और एक तो होता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, वही डेफिनेशन है सभी में। पहले वाले में ये अलग है, वही है, क्योंकि ये अलग है, पीडीएफ है। अमूर्त चिंतन का मतलब होगा कि हर व्यक्ति का जो है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता जाता है जिस अनुपात में वो क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता जाता है। आप जितना ज्यादा कल्पनाशील होंगे, जितना चीजों को आप बिना किसी मूर्त चीज को देखे सोचते जाएंगे तो आपका दिमाग अच्छे से डेवलप होता जाएगा। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब यही है कि आपको सोचने के लिए क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतने ज्यादा आपकी दिमाग विकसित हो जाएगी। आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं आसमान में उड़ सकता हूं? सोचे होंगे। नहीं सोचे हो तो क्या मूर्त चिंतन है आपके पास? कुछ ऐसा आविष्कार कभी सोचे होंगे जो आज तक नहीं हुआ है? कुछ तो सोचे होंगे कि ऐसा होना चाहिए। कई लोगों की विचार आते होंगे, आप लोग भी कभी सोचते होंगे। अब सोचते हो तो आपके पास क्या है? बुद्धि है। नहीं सोचते हो तो बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हो। बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, वो उसका उपयोग करता है। ये यहाँ पर बात किसकी आ रही है? एक चिंतन जो किस रूप में काम करता है? अमूर्त के रूप में। आप ऐसी चिंतन करिए जो आप कल्पना करिए, कुछ ऐसे संप्रत्यय थॉट्स, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे गणित सूत्र, ये सब के बारे में आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग जैसे जैसे आता जाता है, वैसे वैसे आपका आईक्यू बढ़ता जाता है। जितना सोचेंगे उतना आईक्यू बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोचेंगे तो चिंतन करेंगे। चिंतन दो तरीके से होता है, अभी आएगा बुद्धि के सिद्धांत में ही, है ना, अपसारी और अभिसारी। तो चिंतन भी कई तरीके से होते हैं, उसी को लेकर के टर्मन ने बात की है। उसके बाद ने इसने अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने और टर्मन दोनों क्या है, आईक्यू के सरोकार करने वाले व्यक्ति थे। अल्फ्रेड बिने ने कहा है, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस होता है वो इस चार प्रकार से काम करता है। ये बिल्कुल लिखेंगे। टर्मन ने तो क्या बोल दिया, अमूर्त चिंतन, लेकिन बीने कहते हैं, मैं डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीधा सीधा डेफिनेशन का ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आज भी एक प्री बीएड डीएड का एग्जाम हुआ है, बीएड डीएड का, उसमें ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जो शिक्षक भर्ती से लेवल के हैं, बहुत अच्छे खासे लेवल के प्रश्न बन रहे हैं। और गणित में सवालों से ज्यादा सवालों के नियम पे प्रश्न बन रहे हैं। तो जो आप लोगों को मैं 3 दिन से त्रिभुज बार बार ये बता रहा हूँ, वही प्रश्न है, सवाल नहीं आ रहे हैं अब। तो चार चीजें बीने ने कहा है, इन्होंने दिया है। बीने ने किसका सिद्धांत दिया है? अल्फ्रेड बीने ने। बीने और एक और कौन है? साइमन। और साइमन बीने बोल दिया जाता है ना, लेकिन साइमन अलग है और अल्फ्रेड बीने अलग है, दोनों लोग अलग थे। इन्होंने चार कॉन्सेप्ट दिया कि बुद्धि को मुख्य रूप से चार, किसी भी इंसान के अंदर चार चीजें होता है तभी जा करके आप किसी चीज पर डिसीजन ले सकते हो, तर्क कर सकते हो, सोचते हो, विचारते हो। पहला चीज ये होता है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, किसी भी कंटेंट का समझ। अभी ये कंटेंट है आपके लिए,
जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ कोई ऐसा दृश्य सामग्री है जिसको आप देख रहे हो, आपके अंदर समझ है भाषा की, लाल के बाद नवीन रचना करना, उसके बाद आपके आपने अपने ही शब्दों में किसी भाषा में कोई ऐसे वाक्य अपने तरफ से बना लिए हो, आपके पास मस्तिष्क में सही मार्ग का चयन करने की भी आपके अंदर, बुद्धि के अंदर क्षमता होती है, और कोई दोष है, कोई गुण है, इसकी पहचान करने की भी आपके अंदर क्वालिटी होती है। और ये सभी चीज मिल करके क्या कहलाते हैं? एक इंटेलिजेंस या एक बुद्धि कहलाता है। किसी के साथ ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें रखा हुआ है, ये किसी भी इंटेलिजेंस के लिए इतने तत्व होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब बुद्धिमान कब कहा जाएगा? जब उसके अंदर क्या हो? ज्ञान हो, तब तो बुद्धि काम करेगी, है ना। स्कीमा बनेगा, पहले कोई जानकारी है, नई जानकारी आपके मस्तिष्क में आ रही है, तो आप तो समझ पाएंगे, आप अपने कोई ना कर सकते हैं, निर्देशों का पालन, आप सही गाइडलाइंस किसी को दे सकते हैं, कहीं आपको कमांड दे रहा है ना, कमांड कौन देता है आपको काम करने के लिए? बुद्धि ही देता है, मस्तिष्क देता है। तो आपके अंदर निर्देश देने की क्षमता होती है, आदेश देने की क्षमता होती है। तब हम, अब खाना खाना है तो किसको निर्देश देता है? मस्तिष्क हमारा हाथ को देता है, मुंह को देता है ना, और शरीर के अंगों को देता है, तब वो क्या होता है? कार्य करता है। उसके साथ साथ आपको नैतिकता के लिए सही क्या है, गलत क्या है, गुण किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं, ये चीजें किसी भी इंटेलिजेंस या बुद्धि में पहले से ही समाहित होती है, बीने कहता है। ठीक। अब एक इंटेलिजेंस की क्या विशेषताएं हो सकती है और बुद्धि के कितने प्रकार हैं, इसको देखें। लिखेंगे इसको, विशेषताओं को क्या बोलते हैं? विशेषताएं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, कभी कभी हम महत्व लिखते हैं, कभी विशेषताएं लिख देते हैं, कभी गुण लिख देते हैं, सब अलग अलग हैं, है ना। महत्व का मतलब क्या होगा? इंपॉर्टेंस। जब कोई जानकारी है और उस जानकारी नहीं होगी तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस संदर्भ में हम महत्व या इंपॉर्टेंस लिखते हैं। विशेषताएं और गुण थोड़ा सा सिमिलर जैसे है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उनके अच्छे चीजों को हम क्या करते हैं? पेश करते हैं, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी इंटेलिजेंस में इसके बारे में है तो ये चीजें है भाई, ये इनका क्या है, स्पेशल चीज है इसमें। और जैसे इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत अच्छे से चलती है, इसमें लिखा जा सकता है। लेकिन इसका महत्व क्या है? इसके बिना नहीं लिखा जा सकता, इसका महत्व है ना। अब चलिए हम विशेषताओं पे देखते हैं। पहली विशेषता ये है, क्या कोई समाज किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विकास कर सकता है? बहुत ये कथन कारण का प्रश्न है। यहाँ पर ये, यहां तक का ये था कथन, और यहां तक का है ये कारण, ये प्रश्न था। अब इसको समझिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क का विकास होना, इंटेलिजेंस का आना वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम के माध्यम से ही माता पिता से बच्चों में इंटेलिजेंस की पावर आती है। और इंटेलिजेंस एक्सप्लोर कैसे होगा, विस्तृत कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे आप समाज के लोगों के अन्य चीजों के संपर्क में आते जाते हो, वही बुद्धि जो आपके पास उपलब्ध है वो बढ़ता जाता है, ज्ञान उस पर अब आता जाता है। किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का आना जन्मजात है। बुद्धि का, आईक्यू का बढ़ जाना, जानकारी का बढ़ जाना, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाना,
ये समाज से भी आपको समाज जैसा सोचता है वैसा आप भी सोचना शुरू कर दिए, तो आप किससे इफेक्टेड हैं? सोसाइटी से, समाज से। तो कोई समाज या संस्कृति या पढ़ाई लिखाई किए हो, आप अच्छे वातावरण में हो, तो ये सब आपको या आपकी बुद्धि को बेहतर बनाने के लिए या बहुत स्ट्रांग करने के लिए और सर्वगुण संपन्न करने के लिए ये आपके विकास के मार्ग में क्या करता है? सहायता करता है। तो देखिए ध्यान से, बुद्धि एक प्राकृतिक और जन्मजात शक्ति है। ये नहीं लिखे होंगे तो लिखते भी जाइए, है ना, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिले, नहीं मिले मतलब नया मिले, लिखेंगे। चलिए, ये रिसर्च में पता चला है, विशेषताएं ये होती है कि जैसे हमने कहा कि एक बुद्धि जो है माता पिता से बच्चों में उनके मस्तिष्क में आता है, इंटेलिजेंस पावर आता है, वो समाज या अन्य लोगों के कांटेक्ट में आता है तो बुद्धि तेजी से बढ़ता या कम होता जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि आपको बताना है, क्या बताना है कि, आप बताइए, एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और एक बालिका का जन्म हुआ। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से किसकी बुद्धि अच्छे से काम करती है। रिसर्च का सवाल था। समाज क्या बोलता है कि किसका बुद्धि ज्यादा होता है? अभी हमारे यहाँ जो देश है, आ, आप लोगों ने सुना है मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक शब्द। हमारा जो समाज है, समाज का मतलब पूरा देश जो है, कौन सा सोसाइटी माना जाता है पूरे देश को हमारा? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का होता है कि जो परिवार का मुखिया जो है, अगर मुखिया अगर क्या हो, पुरुष हो, तो वो सोसाइटी, वो समाज, वो गांव, वो देश, वो राष्ट्र क्या कहलाता है? सामाजिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज। और जहां पर महिला प्रधान हो या महिला मुखिया हो, वो क्या कहलाता है? मातृसत्तात्मक समाज। तो इसका होने का कारण कैसा है, क्यों है? क्या वो बुद्धि है? अगर महिलाओं की बुद्धि ज्यादा होती तो वो समाज कैसा होता? मातृसत्तात्मक। मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ये इसमें कही गई बातें हैं। और अभी पुरुषों का जो बुद्धि है वो ज्यादा काम करता होगा, इस कारण से पितृसत्तात्मक समाज है। आप सहमत हैं? आप लोग नहीं है? तो इंटेलिजेंस पर यह रिसर्च किया गया कि इंटेलिजेंस की शुरुआती दौर पे देखा जाता है कि जन्म जब होता है किसी बालक हो या बालिका का हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनका इंटेलिजेंस जो होता है बहुत, कोई अंतर दोनों में नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि एक ही समय में दो अलग अलग बालक और बालिका का जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद कुछ सालों के बाद बालिका का सामाजिक रूप से जुड़ाव कम हो गया, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना लड़कों की तुलना में कम हो गया, घूमना कम हो गया, आसपास जाना आना कम हो गया। तो ऐसे में जितने ज्यादा लोग बाहर घूमेंगे, जितने जो ज्यादा रहेंगे, उतना ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस काम करेगी। ये सोसाइटी का इफेक्ट है, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है, वातावरण का प्रभाव है ना। हम अपने बुद्धि को विकसित कैसे करेंगे? जितना ज्यादा आपके अंदर ज्ञान आएगी उतना ज्यादा आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर दो परिस्थितियां हैं, बालक और बालिका, एक को अच्छे से माहौल मिल रहा है, एक को अच्छे से माहौल नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से एक जो वर्ग है वो क्या होगा, इंटेलिजेंस उनका कम होता जाएगा। तो इसमें एक बात कही गई है कि बालक बालिका की बुद्धि जन्म के समय किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ इनका जो संपर्क है समाज के लोगों के साथ, और बेहतर शिक्षा को ध्यान में दिया जाए और उसके साथ साथ वातावरण भी ध्यान दिया जाए, इन सब में जो जैसा माहौल में रहेगा वैसा उनके इंटेलिजेंस आगे बढ़ जाएगा। अगर बालिका को अच्छे से शिक्षा दीक्षा सब चीज मिल रही है तो उसी समय में किसी बालक का जन्म हुआ है तो, और ये इनका उतने अच्छे से एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, तो इनका भी बुद्धि
कम हो जाएगा, इनका बुद्धि आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कही गई है। बुद्धि पर किसका प्रभाव, जेंडर का कोई प्रभाव है या नहीं है, इस पर देखिए। मनोवैज्ञानिक शोधों ने स्पष्ट किया है कि बालक या बालिका होने से जन्मजात बुद्धि के स्तर पर कोई अंतर नहीं आता है। दोनों ही प्रखर बुद्धि के होते हैं। प्रदर्शन के जो परफॉर्मेंस है फ्यूचर में, आने वाले समय में हम लोग किसी टास्क को देते हैं और उस टास्क को अगर बालिका नहीं कर पाती है, बालक कर लेता है, तो वो इसका रीजन नहीं है कि वो बचपन से ऐसा है। उसका किसी टास्क को ना कर पाना, सोसाइटी या समाज में उनको कितना अवसर मिला है किसी काम को करने को लेकर, वो कितना अभ्यास किया है किसी काम को लेकर, ये निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका इंटेलिजेंस उतना बढ़ेगा। अब उनको अवसर ही नहीं मिला तो निश्चित रूप से वो पीछे हो जाएंगे। तो ये बात है। तो जन्मजात इंटेलिजेंस में जेंडर का कोई रोल नहीं है। आगे जो अंतर आता होगा वो अंतर और केवल यही हो सकता है कि सोसाइटी और उनके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ये बालक और बालक के बीच भी हो सकता है, और बालक बालिका के बीच भी हो सकता है, और बालिका बालिका के बीच भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा ये विशेषता होती है कि किसी भी व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस होता है या बुद्धि का विकास होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। कैसे होता है, वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। बुद्धि का कैसा विकास, वर्टिकल डेवलपमेंट। ये किस बात को लेकर के कहता है, आप अगर देखें तो आप उम्र के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जा रही है और आपका ज्ञान अनुभव बढ़ता जा रहा है, दिमाग में बैठता जा रहा है, तो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है इस समय, आप ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही आप किशोर अवस्था तक पहुंचते हैं और युवा अवस्था में आते हैं, आपका जो नॉलेज है वो, मस्तिष्क का विकास, इंटेलिजेंस का विकास रुक जाता है। उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट है ऐसे ना जा करके ऐसे होता है। मतलब आपका बुद्धि विकसित हो गया तो उसके बाद, विकसित होने के बाद आपके अंदर अब जो उम्र भर विकास होगा वो आपके पूर्व ज्ञान को लेकर के, पुराने अनुभव को लेकर के, और नई सूचना भंडार आपके मस्तिष्क में इस उम्र तक है, उस पर और क्या क्या चीजें आ रही है, इसको लेकर के आपका विकास होता रहता है बुद्धि का। तो शुरुआत में किशोरावस्था तक आपका जो मानसिक विकास है होता जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता जाता है आईक्यू। कहने का मतलब 18 साल तक आपका आईक्यू बहुत अच्छे से बढ़ेगा। उसी समय तक हम पता कर सकते हैं कि आपकी जो क्षमता है, आईक्यू लेवल है, या प्रतिभाशाली है, सामान्य है, या पिछड़े हैं, या मंद हैं, या 18 साल तक का पता चल जाता है। उसके बाद जो उम्र है वो वैसा ही चलता रहता है। कोई व्यक्ति मंद हो गया तो मंद बुद्धि ही रहेगी, बाकी लोगों से उसकी जो तुलना की जाएगी हमेशा वो पीछा ही रहेगा। ठीक है। एक थार्नाडाइक है, इनके अनुसार एक बुद्धि का जो प्रकार है, इन्होंने कहा है थार्नाडाइक ने, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, किसी भी व्यक्ति के अंदर, थार्नाडाइक का कॉन्सेप्ट है ना, अभी बुद्धि का प्रकार आएगा और इसलिए रिपीट होगा। थार्नाडाइक का मानना था कि कोई भी इंसान के अंदर मस्तिष्क में जब इंटेलिजेंस आता है तो एक मशीन की तरह इंटेलिजेंस उसका काम करता है, और एक इंसान के अंदर एक ही इंटेलिजेंस जैसा चीजें मौजूद होता है। और वो किस रूप में होता है, जिस प्रकार से मशीन की तुलना करें कि कोई भी मशीन होता है, कोई भी यंत्र होता है या वस्तु है, इसको चलाने के लिए हम क्या देखते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसी भी मशीनों को चलाने के लिए हमको यंत्र की आवश्यकता होती है, इंजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही कहता है कि हम बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन में काम देखते हैं, जैसे कोई इंजीनियर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, या फिर मूर्तिकार हो गया,
इनके अंदर का जो इंटेलिजेंस इस प्रकार से होता है कि किसी चीज को वो यांत्रिक बुद्धि के रूप में उनका इंटेलिजेंस डेवलप होता है और इसी हिसाब से वो काम कर सकता है जो अन्य लोग एक तरीके से नहीं कर सकते। और ये अनुभव से भी आ सकता है और आप बचपन से ही उस क्षेत्र में रुचि रही होगी तो उस पर सीख कर भी आ सकता है। ठीक है, ये थार्नाडेक ने अपना संबंध इस पे दिया था। और अमूर्त बुद्धि किसको कहेंगे? अमूर्त बुद्धि का मतलब है कि जब हम किसी चीज को किस रूप में सोचते हैं, नई रचनात्मक चीजों के लिए अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अभी मूर्त मतलब जो चीजें देखकर हम लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, मशीनों का बनाना, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, वो हार्डवेयर जैसे चीजों को देखकर अपना दिमाग लगाता है, तो उनकी इंटेलिजेंस उसी तरीके से काम करेगी। अमूर्त बुद्धि का मतलब होगा कि आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं किसी चीज को नवाचार करने के लिए, रचनात्मकता करने के लिए, तो ऐसे में आपका जो थॉट होगा, आपका जो इंटेलिजेंस होगा, वो कैसे काम करेगा? अमूर्त तरीके से। जैसे कोई प्रतीक हो गया, गणितीय सूत्र याद हो गया, आपको कुछ आध्यात्मिक जानकारी रखते हो, दार्शनिक जानकारी रखते हो, तो ऐसा आपके मेंटल जो योग्यता है वो अमूर्त बुद्धि के अंदर काम करेगा। कोई ऐसा कवि है, कवि का काम क्या होता है कि वो अपने शब्दों में काल्पनिक रचना करना, और वो ऐसी रचना होती है जो क्या होती है, पहली बार उनके द्वारा लिखी जाती है, बोली जाती है, कही जाती है। उनके अंदर वो पहली बार कैसे आया होगा? विचार के रूप में सोचा होगा, और ऐसा किसी ने कभी नहीं बोला या कभी किसी ने नहीं लिखा, तो ऐसा उनके अंदर इंटेलिजेंस आता है जो किस रूप में है? दिमाग पे लिखा हुआ रखा है क्या? नहीं, इंटेलिजेंस काम कर रहा है, अमूर्त रूप से सोचा जा रहा है। कोई फिलोसफर है, और फिलोसोफर क्या करता है कि कोई चीजों पर वो अपना बहस करता है, दर्शन को समझाता है, विश्व क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, अध्यात्म क्या है, तो वो अपना तर्क देता है और अपना लॉजिक लगाता है। तो वो कोई साइंटिस्ट है जो नए चीजों का आविष्कार करता है, अगर वो किसी चीज को देखा रहेगा और उस पर काम करेगा तो मूर्त है। अब कोई नया चीज उनके अंदर दिमाग में आ गया, तो पहली बार आया है, सोचा होगा, तो सोचा कैसे होगा वो? किस बुद्धि से? तो ऐसे लोगों के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? अमूर्त बुद्धि। थार्नाडाइक ने मूर्त बुद्धि के बारे में बताया है। मूर्त बुद्धि मैकेनिक के अंदर कौन सी बुद्धि है? एक राजमिस्त्री के अंदर, कवि के अंदर, लेखक के अंदर, वैज्ञानिक के अंदर अमूर्त बुद्धि है ना। एक शिक्षक के अंदर, बताइए, मूर्त है कि अमूर्त है? अच्छे से सोच के बताइए, एक शिक्षक क्या करता है और उनका जो इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा? वो मूर्त रूप से आपको समझाता है कि अमूर्त रूप से समझाता है? नहीं, वो समझाने का मत देखिए, आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है कि वो टीचर के अंदर इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा होगा। चलिए बताएंगे। एक होता है, देखिए, थार्नाडाइक की बुद्धि सिद्धांत में बहुत सारी चीजें आती है ना। एक कॉन्क्रीट हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और एक होगा सोशल इंटेलिजेंस। इनका मतलब ये है, सामाजिक बुद्धि का मतलब है शिक्षक के अंदर आ गया। अब पढ़ो इसको, ना मूर्त ना अमूर्त। सामाजिक बुद्धि का सीधा कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर वो स्ट्रक्चर मस्तिष्क में बना हुआ है, आपके अंदर वो समझ है कि हम किसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। छोटे बच्चे के साथ आप कैसे बात करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, उसको कैसे समझाते हो, ये आपका इंटेलिजेंस काम करता है। आप अपने टीचर से कैसे बात करते हो, या अलग तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हो, उस समय आपकी बुद्धि अलग से काम करती है ना। कोई अननोन पर्सन है, उनके साथ आप बात करोगे तो आपका जो बात करने का या आपके अंदर जो समझ है वो अलग टाइप का काम करेगा। कि आप सभी के साथ एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, नहीं कर सकते। ये आता कैसे है? आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है, और उस हिसाब से आप, जैसे मैंने बताया, परिस्थिति और भूमिका के हिसाब से आप क्या करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। वैसे ही यहाँ देखिए, समाज में अन्य व्यक्ति का जो जो भी आवश्यकता होगी, उनके इमोशंस होंगे या उनकी इच्छाएं होंगे और व्यवहार होंगे, जो जैसा जैसा
अवस्था है, जो उनकी आवश्यकता है, उनके हिसाब से उनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, पहचान लेते हो, तो उनके साथ आप मधुर व्यवहार करते हो, प्रभावपूर्ण संबंध बनाते हैं कि क्षमता आपके हैं, जैसे बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना है, और फॉर्मल कैसे बात करना है, इनफॉर्मल कैसे रहना है, औपचारिक रूप से कैसे रहना है, ये चीज कैसे आएगा आपके अंदर? सोशल इंटेलिजेंस है तब तो आता है। तो जैसे कि मान लो कोई नेता है, राजनेता, कोई सोशल एक्टिविस्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर शिक्षक, ये जो है अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार समाज के साथ अलग अलग व्यवहार करता है ना। एक शिक्षक अपने स्टाफ के साथ अलग व्यवहार कर सकता है, एक बच्चों के साथ, एक बड़े बच्चों के साथ, है ना। तो वो कब करता है, उसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है, लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है ये समझ है, तो वो कर सकता है। ये थाना डे कहते हैं कि एक तो हो गया जो ईटा पत्थरा के हिसाब से नॉलेज रखता है, मूर्त हो गया जो बहुत अच्छे से नए चीजों को रचनात्मकता ढंग से समझ सकता है, अमूर्त हो गया सोशल इंटेलिजेंस, कैसे आपके अंदर ये आई कैसे है, और ये आपका बुद्धि कैसे एक्सेप्ट किया है, लोगों को देख करके ही आपके अंदर वो चीजें आई हुई है ना। नेता का जो है भाषण में अलग बात चलता है, राजनेता है भाषण देते हैं तो अलग, और जब काम करना होगा तो अलग, अपने और राजनेताओं के साथ अलग। तो ये आता कैसे है, उनके इंटेलिजेंस से। जितना आपके अंदर सामाजिक बुद्धि है उतने अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। चलिए, अब बुद्धि का पारंपरिक सिद्धांत, ये इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ जो इंटेलिजेंस बुद्धि है वो कैसे कैसे है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे प्रकार पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, अभी भी और देखेंगे। लाइन टू लाइन लिखते भी जाएंगे आप लोग इंटेलिजेंस के बारे में। सुने हैं नाम? देखिए, जब इसको पढ़ें तो आप कम से कम पहली बार ये पढ़ने के बाद ये ध्यान रखें कि किस सिद्धांतों को किसने दिया है, ये आपका पहला काम होगा। ये सीधे सीधे इधर सिद्धांत के नाम रहेंगे, इधर मनोवैज्ञानिकों के नाम रहेंगे, तो मिलान करने आ सकता है, या आपको बहुत डिटेल और इसको फिर से समझना होगा, तो इसको एक एक करके फिर से आप पढ़ते जाएं, आराम से इसको पढ़ें और समझिए। अब आपको मैं थोड़ा हर बात को समझाने का प्रयास करता हूं। ये इधर तो कोई 4 बॉक्स बना हुआ है, मैं इस कंटेंट पे आता हूं। क्या आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं, पूरी बातों को? बहुत सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, सीमा बताएगी। चलो, इसको समझाना है आपको। जो 4 लाइन लिखी हुई है ना बातें, उसको आपको थोड़ा सा बताना है कि क्या कहना चाह रहा है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मैं रोज याद कराऊंगा आप लोगों को, एक कारक। क्या कहा है, आप लोग समझ पा रहे हो क्या जो बात लिखी गई है? जब तक आप कोई उदाहरण या कोई एक्सप्लेन नहीं करता, आपके दिमाग में साइकोलॉजी तो नहीं आने वाली है। तो ये हो रहा है ना, थोड़ा सा समझा दिया जाता है तो आप समझ जाते हो, लेकिन ये बात तो आपको समझ जानी चाहिए पढ़ करके। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ, हाँ हाँ, तो वो ही क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं। हम्म, नहीं नहीं, थोड़ा सा भटक गए हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, और एक इंटेलिजेंस पावर होती है। अल्फ्रेड बिने ने कई लोगों का रिसर्च किया और ये पता किया कि हर लोगों के मस्तिष्क में कि
एक मस्तिष्क है इंसान के अंदर, और एक वही मस्तिष्क इंटेलिजेंस का भी काम करती है। अगर उनका कोई बच्चा है, उनका आईक्यू फिट हो गया है अच्छे लेवल में, वो बहुत सारी चीजों को जानता है, तेजी से हर चीज को पकड़ लेता है हर मामले में, है ना। तो दिमाग एक है और एक ही दिमाग में ही बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई में तेज है तो हर चीज को कैप्चर कर लेता है, ये माना जा रहा है ना। कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है तो एल्फ्रेड विने कहते हैं वो पढ़ाई में तेज है मतलब वो बेहतर ढंग से गाड़ी चला सकता है, उसका दिमाग गाड़ी चलाने में बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि उसका दिमाग तेज है। उसको कोई काम दिया जाए तो बहुत जल्दी से कर लेगा क्योंकि उसका दिमाग तेज है। अगर कोई वो कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, तो ये माना जाता है कि उसको अच्छे से गाड़ी चलाने भी नहीं आएगा, ना ही उसको अच्छे से कोई काम करने आएगा, क्योंकि वो पहले से सेट हो गया है कि उसका दिमाग एक कारक या एक ही तरीके से काम करता है। अगर हम मान लिए कि वो इंटेलिजेंस है तो हर मामले में इंटेलिजेंस है। अब थोड़ा बात समझ में आया। अब इसको पढ़े तो कैसे समझ में आया, देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक माना गया है, कोई बुद्धि में और कोई चीजें नहीं है, एक इंटेलिजेंस है, एक बुद्धि है, वो अखंड है, कोई टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है, अविभाज्य है, कोई नहीं है, एकल मानसिक ऊर्जा है, मतलब एक ही तरीके से एनर्जी से वो उसका मस्तिष्क काम करता है, उसकी इंटेलिजेंस पावर काम करती है। जो व्यक्ति की सभी मेंटल एक्टिविटी को या मानसिक प्रक्रिया को एक ही तरीके से वो हैंडल करता है या एक ही तरीके से वो संचालित करता है। अब समझ में आई बात। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक कार्य में दक्ष है, कोई भी काम, जैसे एग्जाम्पल बताया ना अभी, अगर वो पढ़ाई लिखे में बहुत शार्प माइंड है तो उसको हर चीजें होंगी, तो वह सभी में क्या होगा, दक्ष होगा। ठीक है। अब बताइए, एक स्कूल में एग्जाम्पल है, एक स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन खेलने नहीं आता उसको, खेल कूद में सबसे पीछे रहता है, तो उसका दिमाग खेल में भी तो अच्छा होना चाहिए। फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल के साथ उड़ जाता है वो सीधा, फुटबॉल को मारने भी नहीं आता, उसको बार बार सिखाया जा रहा है, सीख नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ड्राइवर लोगों को, कितने इंटेलिजेंस जो टॉपर है वो ड्राइवरी करते हैं। कुशल ड्राइवर कौन है, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता अच्छे से, उन लोग बेहतर ढंग से कार चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। तो ये बात तो फिर हर चीज में कोई इंटेलिजेंस है तो सब में इंटेलिजेंस होगा, ये सिद्ध हो रहा है क्या। अब बातें समझ में आ रही क्या, एग्जाम्पल से थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आता है अच्छे से। एक कारक बुद्धि के अंदर बिने ने रिसर्च किया और बता दिया कि जो व्यक्ति जिसमें इंटेलिजेंस है, एक ही दिमाग है, हर चीज को सोचेगा समझेगा तो हर चीज में इंटेलिजेंस होगा। ये भी हो सकता है ना। अगर बात बाद में आ जाती है इच्छा शक्ति की, है ना, इच्छा शक्ति की, अगर आप उसको बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें तो हो जाएगा। यहाँ पे बुद्धिमत्ता की बात थी, इंटेलिजेंस की बात थी। तो इन्होंने कहा एक कारक सिद्धांत का मतलब वही है कि एक मस्तिष्क है और मस्तिष्क के अंदर एक बुद्धि है, एक इंटेलिजेंस एक ही तरीके से काम करता है और कोई हमारा दिमाग डबल काम नहीं करता। अब इसको लेकर के कुछ लोगों ने क्या किया, इसका आलोचना। आलोचना यही है कि बीने ने तो बता दिया कि एक मस्तिष्क है, लेकिन हमारे जीवन में ये चीजें असंभव है। असंभव में आलोचना में मैं जो बात कहा हूं वैसा ही एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे जीवन में देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे हुए हैं, उनका जो क्षेत्र है गणित के क्षेत्र में कोई अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो चित्रकारी में भी अच्छे से चित्र बनाए, जरूरी है क्या। आप आप कितने सारे विषय में अच्छे से दक्ष हैं बताइए, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होगा या कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें आपकी इंटेलिजेंस अच्छे से काम करती है ना। हो सकता है आपने 12वीं के बाद जिस विषय को लेने चाहा वो विषय आप नहीं ले पाए, लेकिन पढ़ तो लिए हैं। लेकिन हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट लेते और उसको पढ़ते तो आप आसानी से, आपका दिमाग काम करता और अच्छे से समझ जाते। तो यहाँ पे वही बात है, एक गणितज्ञ जरूरी नहीं है कि अच्छा सा चित्र बना सके, और गणितज्ञ को गाना गवा कर देख लीजिए, क्या वो बेहतर गाना गा सकेगा। तो एक कारक वाला काम नहीं है, कई सारे सेक्टर हैं वो काम करते हैं। तो इसकी क्या हो गई, आलोचना हो गई।
दूसरा है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? स्पेयरमैन। जा रहे हैं क्या आप? लिखो, किसने दिया है? टू फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन। वही है ना? लिखें, बिल्कुल लिखेंगे, कॉपी में रहना चाहिए आपको। टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन कहते हैं। कहाँ के भी हैं? ब्रिटेन के। अब इनका मानना है, अब एक कारक को बीने का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा टू फैक्टर थ्योरी, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो इंटेलिजेंस होता है, मस्तिष्क नहीं, इंटेलिजेंस या सोचने समझने की क्षमता ही इंटेलिजेंस है। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो दो सेक्शन में बटा होता है। ये कहता है आपका जो मस्तिष्क है वो टू फैक्टर में बटा हुआ है। एक को कहता है जी फैक्टर, एक को कहते हैं एस फैक्टर। अब ये कैसे काम करता है आपका, ये कौन कह रहा है ना? स्पेयरमैन कह रहा है ना। सबने लोगों ने लोगों के मस्तिष्क का रिसर्च किया और ये बताया। इसको पढ़े थे आप लोग पहले भी, है ना? आप लोग तो नहीं पढ़े थे इसको। कितने दिमाग है इंसान के अंदर? दो तरीके से काम कर, दिमाग मस्तिष्क एक ही है। इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की क्षमता लोगों के अंदर कैसे होती है, तो ये दो का बताता है। एक होता है हर इंसान के अंदर एक ऐसी बुद्धि होती है जो सभी लोगों में जनरल रूप से, सामान्य रूप से उपलब्ध है। जिसे जनरल या सामान्य बुद्धि, जिसे क्या हो गया? जनरल बुद्धि। और एस से हो गया विशिष्ट। विशिष्ट को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल। दो तरीके से दिमाग काम करता है। और ये मानते हैं ये कि जब हम बात करेंगे जी फैक्टर की, तो जी फैक्टर का मतलब कोई भी इंसान हो उनके अंदर जी फैक्टर वाले इंटेलिजेंस मौजूद हैं। जैसे सुबह उठना, सभी लोगों के अंदर मस्तिष्क में, बुद्धि में ये जानकारी है कि सुबह उठा जाता है, खाना खाया जाता है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, घर का काम करना है, खाना बनाना है, सबके अंदर एक चीजें हैं। तो ऐसे चीजें सबके अंदर होती है, उसको हम लोग कौन से फैक्टर के रूप में शामिल करते हैं? समान। और वही एक कहता है कि एक सेक्शन और होता है हर व्यक्ति के अंदर जो उसके लिए वो स्पेशल है ना? वो उसके लिए क्या हो सकता है? स्पेशल है। अधिकतर हम लोग कई लोगों को किसी विशेष नाम से या काम से जानते हैं। जैसे सोनू निगम है, किस लिए जानते हैं उनको? अरिजीत सिंह के लिए। वो क्या है? उसके लिए स्पेशल। हर कोई इंसान के अंदर जो स्पेशल फैक्टर है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो भी तो सुबह सो के उठता होगा, काम करता होगा, खाना खाता होगा। हर इंसान के अंदर जनरल फैक्टर मौजूद होंगे, हर इंसान के अंदर स्पेशल फैक्टर मौजूद होंगे। स्पेशल फैक्टर जो होगा, विशिष्ट जो क्षेत्र होगा, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना? हर व्यक्ति का एक अलग स्पेशल कारक हो सकता है। तो दो प्रकार से बुद्धि को किसने बांटा है? स्पेयर में। थोड़ा बहुत समझ में आया? ये सभी व्यक्ति की कॉमन है, तो जनरल फैक्टर हो गया और ये स्पेशल फैक्टर हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग ये समझे, जी फैक्टर क्या हो गया? जनरल फैक्टर। हर प्रत्येक मनुष्य में बाय बर्थ, है ना, जन्मजात या नेचुरल ढंग से स्थिर होता है। ये संपूर्ण मानसिक ऊर्जा और केंद्रीय भंडार है। अगर हम बात करें सभी लोगों के बारे में जी फैक्टर उपलब्ध है, तो ये जो है, ये मस्तिष्क के अंदर ये जो हिस्सा है वो हो गया जनरल फैक्टर हर इंसान के अंदर। ये सबका दिमाग में ये काम करेगा और ये वाला अलग अलग होगा। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी सामान्य मानसिक कार्य करते हैं उन सभी का मूल आधार वही क्या है? जी फैक्टर होता है। एक कारक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है और हमने द्विकारक देखा, वो भी हम लोग को समझ में आ गया है। तो एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर का मतलब होगा कि दिमाग का जो सेकंड हिस्सा है इंसान का, उसमें इंटेलिजेंस है, समझ जो है वो उनके अलग तरीके से और मौजूद होता है। इसी कारण से उनको विशेष क्षेत्र के लिए, अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। ये कारक कैसे होता है? जन्मजात नहीं होता।
ध्यान रखेंगे, कोई बच्चा जो है जन्म लेते ही सिंगर बन जाता है क्या? देखे होंगे तो बताइए, जिसका जन्म हुआ रोने से पहले वो गाना गाता हो, ऐसा तो संभव नहीं है। जन्मजात जी फैक्टर, एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर नहीं आता। समय के साथ अपने परिवेश का, माहौल का, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है या किसी चीज पर लगातार वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, उससे वो क्या करता है, इसको अर्न करता है, अर्जित करता है। इस पर प्रश्न में डालूंगा और बहुत सारे कंटेंट हैं जी फैक्टर के, कि जो जी फैक्टर होते हैं, जनरल फैक्टर होते हैं, जन्मजात होते हैं, है ना, जन्म के समय से ही। अब जो सभी के अंदर, पूरे दुनिया में सभी व्यक्ति के अंदर एक सामान्य बुद्धि मौजूद है, लेकिन सभी लोगों के अंदर विशिष्ट बुद्धि मौजूद नहीं है। वो आपके अंदर लाई जा सकती है। आप खाना बनाना कैसे सीख गए? अभ्यास से, लगातार अभ्यास से, और लगातार अभ्यास करें और किसी अन्य क्षेत्र पर, जैसे बाहर मेस बन गए आप, है ना, शेफ बन गए, बहुत बड़े स्तर पे खाना बना रहे, तो वही आपकी क्या हो गई, विशिष्टता हो गई ना, आप स्पेशलिस्ट बन गए ना। कोई खेल खेलते हैं और आप आगे चले जाते हैं, ये कब कब आता है? सतत अभ्यास से। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो वो कैसे प्राप्त करेंगे आप डॉक्टरी का ज्ञान? इंजीनियर का नॉलेज कैसे होगा, इंजीनियरिंग का? ये आप अर्जित करेंगे ना, कैसे? एजुकेशन से अर्जित करेंगे। आप टीचर बनेंगे तो कैसे टीचर बनेंगे? आपके अंदर क्या है? आपके अंदर स्पेशल बुद्धि है, उसको क्या करना है, अभी जगाना है, तब तो आप बनेंगे। तो किसी भी सामान्य बुद्धि के अंदर भी एक स्पेशल बुद्धि होती है, जो परिवेश के साथ, हमारे आसपास के माहौल के साथ, या फिर हम अगर लगातार किसी वक्त प्रैक्टिस करते रहें या एजुकेशन ले, तो हम अपना परफॉर्मेंस एक स्पेशल बुद्धि के तहत, ये मौजूद है ना हर इंसान के अंदर। कौन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, हर इंसान के अंदर ये मौजूद है। और ये जो है जी जो फैक्टर है वो किस मोड पे है, एक्टिव। और जो है एस जो है, जब तक आप ये सभी का सहारा नहीं लेंगे तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। आप अभी भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लगातार अभ्यास करने के बाद आप कुछ, किसी चीज में दक्षता प्राप्त तो कर सकते हो ना। अब लगातार आपको कुछ वाद्य यंत्र सीखना हो, तो कुछ दिनों के अभ्यास से ही आपके अंदर वो चीज, तबला बजाना सीखना हो आपको, कितना दिन लगेगा? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन 5 साल के बाद आपका जो यहाँ पर तबला पहले से आपके दिमाग पे, इंटेलिजेंस पे नहीं था, आपने उसको अर्न किया और आपका जो है एस फैक्टर एक्टिव हो गया। आप किसी चीज में क्या ला गए, दक्षता ले आए। तो बीने कहते हैं, स्पेयरमैन कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो कारक बुद्धि होता है, और सेकंड जो कारक बुद्धि है, आप समय परिस्थिति के हिसाब से इसको जगा सकते हैं। ये तो एक बुद्धि तो है ही, पहले से मौजूद है, सेकंड भी होता है। बीने कहते हैं एक ही होता है। आप इंटेलिजेंस हैं तो आप तबला भी बजा सकते हैं बिना अभ्यास के, संभव। तो इसलिए आलोचना हुई है। कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, है ना। इसमें एक तीसरा जोड़ा गया था, जो ग्रुप फैक्टर था, जिसको आप लिखे भी होंगे, नहीं भी लिखे होंगे। तो ये अभी एक बार पूछ दिया था नया इसको, जब इन्होंने कहा, क्योंकि लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दिया था, उसमें समय समय पे अमेंडमेंट करते गए हैं, संशोधन करते गए हैं, और उन्होंने कुछ कुछ और जोड़ा है। इसी में इन्होंने तीसरा फैक्टर जोड़ा था, ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग जनरल फैक्टर की बात करते हैं और विशिष्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से एक नया चीज बन के आता है, वो आता है सामूहिक कारक। चलिए, अब आते हैं किसके बारे में, एक नया सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी।
उम्मीद है आपको बातें थोड़ी बहुत तो समझ आ रही होगी इंटेलिजेंस के पर्पस पे। अब बताइए ये क्या कहता है, कौन है थार्नडाइक। थार्नडाइक एक ऐसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिसने बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए हैं साइकोलॉजी में, और इन्होंने इसका एक लर्निंग थ्योरी है ना। लर्निंग थ्योरी में किसका प्रयोग किया था इन्होंने, बिल्ली का, है ना, कि कोई व्यक्ति सीखता कैसे है, उस पर बिल्ली का प्रयोग था। उससे पहले इंटेलिजेंस पर इन्होंने बात किया है, और ये कहा है, क्या कहा है अब बताइए आप लोग को पढ़ के। आज तो बहुत कम हो आप लोग, बताइए। एक कारक समझ में आ गया है, सिंगल बुद्धि, सिंगल जैसे काम करेगा। सेकंड बुद्धि, हर व्यक्ति के अंदर एक सिंपल वाला बुद्धि तो है, स्पेशल बुद्धि भी है, जो समय समय में आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है तीसरा का, यहीं से बोल दूं क्या, आज थोड़ा सा स्वास्थ्यगत कारणों से मैं। थार्नाडाइक कहते हैं कि स्पीयरमैन ने क्या कहा, एक जनरल कारक का सिद्धांत दिया है जो पूर्ण विरोध करते हैं उसका, और कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर दो पार्ट में बुद्धि नहीं होती है। ये गलत बात है। दो पार्ट में बुद्धि, एक सामान्य सोचेगा और एक स्पेशल सोचेगा, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ये थार्नाडाइक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उनका कहना है कि बुद्धि दो नहीं होता, लाखों करोड़ों होते हैं। ठीक, ये तो उल्टा हो गया फिर। आप लोगों को लग रहा था कि एक ही की बात की जाएगी। ये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो है असंख्य और बारीक और सभी स्वतंत्र मानसिक तत्व उपलब्ध है। अब इसको समझिए, ये आपकी बुद्धि हो गई। ये कहते हैं कि मस्तिष्क में इतने सारे चीजें उपलब्ध हैं, और हर जो चीजें हैं, आप इसने एक इसका उदाहरण दिया है रेत के टीले का। आपने रेत का जो टीला देखा होगा कि रेत को ऐसे रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है, टीला बन जाता है। एक टीले में कितने सारे रेत रहते हैं, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो इन्होंने कहा हमारे दिमाग में जैसे रेत के टीले ऐसे बहुत सारे रखे हुए हैं, वैसे ही बुद्धि में कई असंख्य क्या है, फैक्टर मौजूद है, तत्व मौजूद है, कारक मौजूद है। और जब जिसकी बात आएगी वो वाला जो कारक है एक्टिव होकर के काम करता है। जैसे आपको पानी पीना है तो पहले दिमाग में रेत का एक कण है, पानी वाला कण कहीं होगा, तो ये पानी को आपको कमांड देगा। खाने वाला है तो खाने को कमांड देगा। तो कोई ऐसा जनरल फैक्टर वाली बात नहीं है, स्पेशल फैक्टर वाली बात नहीं है। सभी फैक्टर के तत्व हमारे मस्तिष्क में मौजूद है और असंख्य मौजूद है। ये कौन कहता है, थार्नाटाइक। समझ में आ गया क्या? ये भी जो जैसा जिसका जिसका काम पड़ेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो था बालू या परमाणुवादी सिद्धांत, इंग्लिश में आता है सेंट पाइल मॉडल। इसको पढ़े आप समझ में आ जाएगा कि मैंने इमेज बनाया था बुद्धि का ना आपके। अब ये काम कैसे करता है का मतलब है, आप दुनिया की सभी चीजों को देख रहे हो और देखने के बाद मस्तिष्क में इसका क्या बना के रखे हो, स्कीमा बना के रखे हो। और जैसे जैसे आप उस पर विचार करना चाहोगे वो स्कीमा एक्टिव हो जाता है और आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित कर देता है हर मामले में। तो इसके लिए कोई जनरल फैक्टर एक होगा, स्पेशल फैक्टर होगा, ऐसा नहीं है। कई ऐसे तत्व मौजूद हैं, तत्वों की बात करता है, एलिमेंट्स है ना, तत्व है, एलिमेंट्स है, उसी प्रकार से काम करता है। जैसे वही बात है कि अगर हम रेत को एक जगह पे डाल दें, एक जगह पे हम लोग ढेर लगा दें, तो ऐसा ढेर लग जाता है रेत का। लेकिन अगर इसको गिनने बोला जाए तो कितने सारे रेत के कण हो गए, असंख्य हो गए। गिन लोगे तो संख्यात्मक है, नहीं गिन पाए तो असंख्य है, सीधी बात। तो वो दिमाग के अंदर फिर वो ऐसे 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 रेत का टीला बना हुआ है, ये उसी काम करता है। ये किसने कहा है, बालूवाद परमाणुवाद का। चलिए अब आते हैं थर्स्टन और हावर्ड गार्डनर का आधुनिक सिद्धांत।
हमने जो अभी सिद्धांत पढ़ा है वो कौन सा सिद्धांत था? परंपरावादी सिद्धांत था। और परंपरावादी सिद्धांतों के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों ने देखा, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक या फिर बालू या रेत का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं समूह कारक। थर्स्टन ने अपने एक रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट दिया है, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता समूह, ये भी नाम से जाना जाता है। और इसका जो सिद्धांत है उसको हम लोग समूह कारक, ग्रुप फैक्टर भी कहते हैं। ग्रुप फैक्टर का मतलब फिर से देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसकी बात की है, अब इसको समझे। हमारा जो इंटेलिजेंस है, मस्तिष्क जो है, मेंटल जो है, 7 प्रकार से अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग पहले से अभी हमने कहा रेत के कण जैसे बहुत सारे भी नहीं है, ना ही 1 2 3 है, ये ग्रुप में बटे हुए हैं। अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, आप देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, अलमारी है या कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप अलग अलग सामान को रखते हैं। जैसे किराना दुकान में आप जाएं तो किराना दुकान वाला क्या करता है, सामान को बेचने के लिए बाहर जब सामान लेके आता है थोक में, तो एक जगह डाल के रखता है क्या? वो क्या करता है, सेक्शन बना लिया है ना। अगर साबुन रखना होगा तो साबुन साबुन एक जगह होता है ना। बिस्किट रखना होगा तो बिस्किट बिस्किट एक जगह होता है। क्यों होता है? ताकि वो आसानी से चीजों को आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। अगर रेत के ढेर रहते और एक साबुन दब गया हजारों बिस्किट के नीचे और आपको नहाना है, तो कैसे करोगे? साबुन से थोड़ी नहाओगे कि बिस्किट से नहाओगे? उसको ढूंढने के लिए दिमाग को जोर देना पड़ेगा। तो ये चीजें कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ग्रुप में बटा हुआ है, अलग अलग से जमा हुआ है। जब भी दिमाग को लगे कि इसका उपयोग करना होगा, हम क्या करें, वहां से इंटेलिजेंस का तत्काल उपयोग करें। तो ये कहते हैं बुद्धि ना तो एक है, ना ही एक रेत के जैसे ढेर है। ये कैसे बना हुआ है? 7 ऐसे श्रेणियां हैं, सेक्टर हैं, उससे ये काम करता है। तो ये सेक्टर कैसे काम करेगा, इस पे भी देखिए। अगर हम लोग बात करें इसको 7 सेक्टर का, तो इन्होंने कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए हैं, उसी हिसाब से ये आता है। जैसे वी का हो गया क्या, शाब्दिक बोध। वी का होता है वर्बल, है ना। डब्ल्यू का होगा वर्ड, एन से होगा नंबर। ये इनका कोड था। अगर आपके अंदर किसी शब्द को वर्बल ढंग से क्या करना हो, समझना है या समझाना हो, तो आपके शब्द विचार इसी से निकल के आते हैं, इसी सेक्टर से निकल के आएंगे। अगर आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो वर्ड के रूप में आप बात कर रहे हो, शब्दों की बात की जाएगी जब भी, तो आपका जो डब्लू फैक्टर है, डब्लू कारक है, वो तेजी से बिना रुके भाषा का प्रयोग कैसे करते हो आप? लगातार बोल रहे हो, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ, तो जो जो इंटेलिजेंस में जो कौन सा फैक्टर, डब्लू फैक्टर अभी काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं गणित पढ़ता हूँ या गणित पढ़ाता हूँ, तो उस समय मेरा जो डब्लू फैक्टर जो है और न्यूमेरिकल फैक्टर जो है, दोनों इंटेलिजेंस क्या करेगा, काम करेगा। गणित के मामले में बाकी चीजें क्या हो गई हैं, रुक गई हैं। जो चीजें हमको उपयोग करनी है वो चीजें बाहर आ रही हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये बातें? पक्का? आपको, हाँ। उसके बाद है एस। एस में होता है, आप लोग अगर कोई आकृति देखते हो, वो 2D है या 3D है, ये आपको, या फिर कोई दिशा है उसकी जानकारी, ये कैसा होता है, स्थानिक योग्यता होता है। एम से होगा, क्या होगा एम से? मेमोरी। आप जब पढ़ने बैठते हो, किसी चीज को याद करने बैठते हो, जैसे बचपन में आप लोग की कई ऐसे प्रश्न उत्तर होते थे जिसको आप बैठ के याद भी किए होंगे,
तो उस समय आपका जो एम फैक्टर है, ये कौन बोल रहा है? समूह कारक सिद्धांत के हिसाब से थर्स्टन। कौन कह रहा है? थर्स्टन कह रहा है। तथ्यों को शीघ्र याद करने की क्षमता होती है। उसके बाद पी फैक्टर है और आर फैक्टर है, रीजनिंग, और पी से क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होगा? परफॉर्मेंस, कुछ तो है, चलो मैं भूल गया। छोटे छोटे चीजों पर अंतर कर पाते हैं आप, है ना? चावल में दाल गेहूं सबको एक साथ मिला के दे दिया जाएगा एक कटोरी में, तो आपका जो कार्य होगा सबको अलग अलग करने का, तो उस समय आपका कौन सा बुद्धि काम करेगा? रीजनिंग। ये कोई ऐसे जनरल प्रिंसिपल खोजने के लिए, समान सिद्धांतों को समझने की शक्ति के लिए काम करता है। आप देखिए, आपको अगर इंटेलिजेंस पढ़नी है तो कम से कम पहले बार में ये पढ़ेंगे कि कौन से सिद्धांतों को किसने दिया है। ये आपका पहला काम होना चाहिए, क्योंकि उसके परसेप्शन, अगर ये याद नहीं भी होता, इसका मतलब ये क्या है, क्या है, क्या है, तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि सामान्य बुद्धि क्या होती है, विशिष्ट बुद्धि क्या होती है, उसके बाद ये समूह कारक किसने दिया है, उसके अंदर कितने समूह थे, ये दूसरी बात जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, अब इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि दो सिद्धांत यहाँ पे आते हैं। अभी मैंने जो लिखा है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर। एक आएगा आपका बहुकारक सिद्धांत, ये किसने दिया है? अभी लिखे हो क्या? अभी तो लिखे हो क्या? ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है। थार्नडाइक, और इसको कौन दिया है? चलिए अब देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर। कब दिया था इन्होंने? 1983। इसकी एक पुस्तक है फ्रेम ऑफ माइंड। इन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड में क्या बताया है कि हम किसी बुद्धि को किसी आईक्यू लेवल से नहीं माप सकते। जो हल्बर्ट और बिने ने बताया है, आईक्यू लेवल से नहीं माप सकते। इसको नापने के लिए मानव के मस्तिष्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। किसी व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है उसको समझने के लिए, अभी जैसे 7 सेक्टर इसने बताए हैं ना, जस्ट इसके पहले हमने लिखा है, वैसा ही इन्होंने भी अलग अलग इनको सेक्टर में बांटा है। किसने? हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने कहा, जिस प्रकार से 8 या 9 सेक्टर हैं इसके, कभी कभी 8 आता है, कभी कभी 9 आता है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अभी होता है ना, अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है, जैसे समूह बटा हुआ है वैसे ही ये समूह की बात करते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत सारे हैं, एक बुद्धि नहीं है, कई सारे बुद्धि हैं, कई सारे इंटेलिजेंस में काम करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं किसी के अंदर ये जो फैक्टर है, भाषाई बुद्धि तेजी से काम करता है ना, इंसान के अंदर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस पर दक्ष है, उनकी इंटेलिजेंस किस पे काम कर रही है? भाषाई बुद्धि पर। जैसे कोई लेखक है, लेखक का एक गुण क्या होता है? उनकी भाषा शैली क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। वो अच्छा सा शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा अपना संवाद करता है। कोई कवि है, वकील तो और ज्यादा होते हैं अच्छे से बात करने वाले, है ना? आपको अगर कोर्ट गए हो तो खड़े खड़े बेच देगा वो, इतने अच्छे से बात करके, है ना? तो ये बिल्कुल किसी वाद संवाद पर हारे हुए केस को भी जीता सकता है, केवल और केवल संवाद बात पर। तो उनका जो
भाषा पर इंटेलिजेंस या पकड़ है वो अच्छी होती है, तो ऐसा बुद्धि क्या कहलाता है? भाषाई बुद्धि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस क्षेत्र पे होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं या फिर गणितज्ञ हैं, उन लोगों के अंदर क्या होता है, हर चीज को तर्क करने पर या गणितीय रूप से समझने का उनके अंदर गुण होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो किसी भी चीज पर साइंटिफिक रूप से सोचता है, जैसे वैज्ञानिक हो गया, कोई ऐसी समस्याओं को वो अपने ढंग से बेहतर ढंग से हल करता है तो गणितज्ञ हो गया। ऐसे बुद्धि जिसके पास होती है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर तार्किक या गणितीय बुद्धि उसके अंदर है। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आपके अंदर कौन कौन सा गुण है? क्या आपके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि है क्या, कि आपके अंदर ऊपर वाली बुद्धि है? आप कवि लेखक हैं, आप भाषा को बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके अंदर वैज्ञानिक क्षमता नहीं है, गणितीय क्षमता नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र पे अपनी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, स्थानिक और शारीरिक हिसाब से। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल। इसमें क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं किसी भी जगह की बात करते हैं, किसी भी विजन की बात करेंगे, या कोई स्थान है, कोई दिशा है, इस चीज पर कोई व्यक्ति अपने अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकता है, अपना भाव रख सकता है। जैसे पायलट, अगर आपको पायलट देखा होगा कि पायलट का काम क्या होता है, किसको चलाना? जहाजों को चलाना। और जैसे ही वो यहाँ से उड़ा, नीचे से ऊपर गया, अब जाने के बाद वो तो आसमान तो खुला है, ओपन है ना, तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन उनके अंदर स्थानिक बुद्धि है, उनके अंदर किसका ज्ञान है? दिशाओं का ज्ञान है। आप लोगों को कुछ ऊपर ले जाया जाए और बोला जाए यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, आप चले जाओगे क्या? नीचे कुछ दिखता भी नहीं है। और आप लोगों को पता है ना, वायु मार्ग होते हैं, हवाई मार्ग जिसको कहा जाता है, जहां से हवाई जहाज रोज आना जाना करते हैं, कहीं भी आप नहीं जा सकते। तो आपको चलो प्लेन भी दे दिया जाए, तब भी जा पाएंगे क्या? तो रेल का पटरी थोड़ी है या सड़क थोड़ी है कि आप जैसे जैसे जा रहा है बना हुआ है। मान लो कि चलो आपको किसी जंगल में छोड़ दिया गया जहाँ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसके उस पार एक बस्ती है, तो भी आप क्या जा पाएंगे? भटक जाएंगे। तो जो व्यक्ति किसी चीज पर अच्छे से स्थानों का ज्ञान रखता है, दिशाओं का ज्ञान रखता है, और सटीक 3D मानचित्र तैयार कर सकता है। जैसे आप लोग आर्किटेक्ट को देखे होंगे, मूर्तिकार को देखे होंगे, आप कितना भी कोशिश करो, आपको कितना भी अच्छे से रंग कलर और पेंट मिट्टी दे दिया जाए, आप मूर्ति अभी नहीं बना सकते। वो वही कर सकता है जिसके अंदर इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके शारीरिक गतिक बुद्धि कहा जाता है, जिसको हम लोग काइनेस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। हर व्यक्ति जिम्नास्टिक जानते हैं, जिम्नास्टिक जो होता है, उनका जो शारीरिक एक्टिविटी है उसको देखें, बहुत ज्यादा क्या होता है उसके शरीर में? लचीलापन होता है। शरीर के अंगों को, गति को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकता है। जितने भी खिलाड़ी होते हैं, कोई डांस करने वाला नर्तक है, उनके डांस परफॉर्मेंस देखिए, कोई एथलीट है, दौड़ने का हाव भाव, या कोई सर्जन है, ये क्या करते हैं? शारीरिक और गतिक बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये कौन बताते जा रहा है? गार्डनर ने कहा है ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऐसी बुद्धि होती है कि वो किसी दूसरे के इच्छाओं को, किसी दूसरे के हाव भाव को, किसी दूसरे के बुद्धि को भी समझ सकते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं। जैसे अगर बात करें किसी शिक्षक या काउंसलर, काउंसलर समझते हैं? बहुत सारे चीजों पे लोग काउंसलिंग कराने, परामर्श लेने जाते हैं। या फिर वो काउंसलर कैसे हो सकते हैं? सोशल काउंसलर हो सकते हैं, मेडिकल काउंसलर हो सकते हैं, या अन्य जो आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। तो जब उनके पास जाते हो तो आप कुछ अपने परेशानी बताते हो, तो
थोड़ी परेशानी सुन के आपके बारे में पूरी समझ ले सकते हो। जैसे इसकी बात है, शिक्षक शिक्षक क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के सोच को, उनकी मनोदशा को, उनके संवेगों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसी कारण से छोटे बच्चों को वो क्या चाहिए, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, ये शिक्षक को पता चल जाता है। उनके हाव भाव से पता चल जाएगा ना कि ये सीख रहा है। जैसे मैं आप लोगों के चेहरे को देख के समझ जाता हूँ कि कोई गणित का सवाल है, ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी मनोदशा समझ में आ जाती है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं। ये कैसे होता है, कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई इंटेलिजेंस काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर पर्सनल, और एक होता है इंट्रा पर्सनल। ये हो गया अंतर व्यक्तिक और ये हो गया अंतः। अंतः मतलब अपने ही अंदर। आप अपने आप को कितना जानते हो, स्वयं के इंटरनल रूप को समझना, आपकी खुद की कमियों का एहसास खुद को हो जाना, अपने इमोशन और आत्म चेतना की समझ आपके अंदर खुद आ जाना, आप अपने स्वरूप को जान। अब बताओ आप लोग कौन हो, आप लोग कभी सोचे हो कि मैं कौन हूं अपने आप को कभी? अगर आप जान गए हो तो आप अपने स्वरूप को पहचान गए हो। आपके अंदर हर क्षेत्र में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, ये आप कभी विश्लेषण किए हो? तो अपने अंदर की चीजों को देखना या झांकना क्या कहलाता है, अंतः व्यक्ति। और किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना, अंतर हमसे अलग है। जैसे कोई साधना में लीन व्यक्ति है, ये मुख्यमंत्री नहीं है ना यूपी का, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी साधना में क्या हो, लीन हो, कई दिनों से साधना में बैठा हो, वो अपने आप को क्या करेगा, आप लोग कम से कम 3 दिन क्या करें, किसी एक गहरे साधना में क्या करें, बैठने का प्रयास करिए, अपने आप को जानने का प्रयास करिए। दिन भर नहीं बैठना है, 10-12 घंटे रोज बैठना है, 3 दिन तक आप जान जाओगे आप कौन हो। देखिए क्लास टाइम में आना है, बाकी टाइम बैठना है, ठीक है। कोई ऐसा फिलोसफर है, दार्शनिक है, वो किसी चीजों को कैसे बताता है, दर्शन से। वो खुद के चेतना को समझ चुका है, लोगों की चेतना को समझ चुका है, इससे वो क्या करता है, बताता है। तो ये था इसका, गार्डनर का 8 सिद्धांत है। भाषा के लिए गत्यात्मक कौशल का सिद्धांत है, अंतरव्यक्तिक अंतराव्यक्तिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, उसके साथ साथ गणितीय लॉजिकल सिद्धांत। ये दिमाग में हर व्यक्ति के अंदर जो सेक्टर मौजूद है वो उभर के आता है, तो उसी क्षेत्र में उसका बुद्धि अच्छे से काम करता है, ठीक है। और है 6 हुआ है, और एक आज छूट गया होगा, लिखे थे क्या बताएंगे तो? हाँ, नेचुरल इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि है। जो व्यक्ति, एक होता है प्राकृतिक बुद्धि का सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर के सजग होते हैं, वही बात होगी उसमें, पर्यावरण को लेकर के कोई व्यक्ति सजग होता है, पर्यावरणविद है, जिसका ध्यान पेड़ पौधे प्रकृति नेचर को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनका बुद्धि उसी में ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वही होगा ना प्राकृतिक वाला, ये छूट गया था, और होगा एक दो। हुँ? गायन से संबंधित है, संगीत में सिद्धांत, कुछ ऐसे सिद्धांत, 8 सिद्धांत शायद थे, ठीक है। कल इसका आगे कुछ जानकारियां हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, आईक्यू वगैरह पे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट वाले तो आप कोई नहीं है आज, आज के है ना, एक है, आप बैठे आप पढ़ के जाएंगे। फिर कल हम लोग इस पे आगे करेंगे और मैथ्स करेंगे। आज क्लास ऑफ करता हूँ।